गेमिंग की आवाजें, कंट्रोलर पर उंगलियों की खटखट। अचानक एक भारी रोबोटिक और गूंजती हुई आवाज आती है। बधाई हो, आप सफलतापूर्वक 24 घंटे के गॉडली टाइकून सिस्टम से जुड़ चुके हैं। अब से अगले 24 घंटे तक आप जो भी पैसा खर्च करेंगे उसका 10 गुना आपको वापस मिलेगा। 24 घंटे बाद ये सिस्टम अपने आप गायब हो जाएगा। SFX, दिमाग में एक टिक टिक करती उल्टी गिनती शुरू होने की आवाज। 10 गुना कैशबैक। मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 युआन बचे हैं, लेकिन अगर ये सच है तो एक एक सेकंड कीमती है। बिना सोचे मैंने तुरंत वो पूरे 2000 युआन अपने गेम अकाउंट में रिचार्ज कर दिए और अगले ही सेकंड मेरे फोन की स्क्रीन चमक उठी। आपके कमर्शियल बैंक अकाउंट में 20,000 युआन ट्रांसफर किए गए हैं। करंट बैलेंस 20,024 युआन। भाई साहब, ये सच में काम कर रहा है। मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि लगा छाती से बाहर आ जाएगा। पैसा कमाना इतना आसान हो सकता है। अब वेस्ट करने के लिए एक सेकंड भी नहीं था। मैंने तुरंत अपने दोस्त लिंग जियान को 20,000 युआन डायरेक्टली ट्रांसफर किए और पलक झपकते ही सिस्टम ने मुझे 2 लाख युआन वापस भेज दिए। लिंग जियान की तरफ से चैट पर सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क आया, पर मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मेरे पास जवाब देने का टाइम कहाँ था। मैंने तुरंत उसे 2 लाख और भेज दिए और बम, सिस्टम ने मुझे तुरंत 20 लाख युआन रिफंड कर दिए। अगले ही सेकंड मेरा फोन जोर जोर से बजने लगा। लिंग जियान का कॉल था। वो पूरी तरह शॉक में था और चिल्लाते हुए बोला, अबे साले, ये क्या बकवास है। तूने अचानक मुझे 2,20,000 युआन क्यों भेज दिए। क्या कांड किया है तूने। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास। मैंने बिल्कुल शांत रहकर जवाब दिया, पर मेरी उंगलियां स्क्रीन पर पागलों की तरह चल रही थी। अरे यार, तू टेंशन मत ले। याद है मैंने तुझसे 10,000 उधार लिए थे, बस वही लौटा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। वो तो लगभग चीख ही पड़ा, दिमाग खराब है क्या तेरा। 10,000 के बदले कोई 2,20,000 लौटाता है क्या। लोन शार्क भी इतने पागल नहीं होते। सच बता, कर क्या रहा है तू। मेरी उंगलियों की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। मैंने कहा, अच्छा सुन, तेरे ऊपर वो जो 1 लाख से ज्यादा का ऑनलाइन लोन है ना, उसे तुरंत चुका दे। वो एक सेकंड के लिए सन रह गया, फिर बोला, अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर चुकाता हूँ। जब तू फ्री हो तो मुझे कॉल करना। और उसने फोन रख दिया। 3 मिनट से भी कम समय में मैंने अपने सारे ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज पूरी तरह साफ कर दिए। मैंने टोटल 20 लाख खर्च किए और सिस्टम ने तुरंत मुझे 2 करोड़ युआन वापस दे दिए। फिर मैंने 3 करोड़ और उड़ाए तो वापस मिले 30 करोड़। उस वक्त मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस 4.7 करोड़ युआन तक पहुंच चुका था। सच कहूँ तो लिंग जियान के अलावा मेरे बाकी जितने भी सो कॉल्ड दोस्त थे, वो सब बस मतलबी और मुफ्तखोर थे, जो मदद के लायक ही नहीं थे। अब आसपास ऐसी कोई चीज बची ही नहीं थी जिस पर बड़ा पैसा खर्च किया जा सके। इसलिए मैंने तुरंत फैसला किया कि मुझे किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जो हाई एंड कंजम्पशन के लिए बनी हो। मैं अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से सीढ़ियां उतरकर नीचे भागा और एक टैक्सी रोकी। बैठते ही मैंने कहा, ड्राइवर भैया, जॉन रोड वाले फेरारी शोरूम चलो। आखिर अमीर लोगों को अगर बहुत जल्दी बड़ा पैसा उड़ाना हो तो सबसे तेज तरीका घर और लग्जरी कारें ही हैं। टैक्सी में बैठे बैठे मैंने फटाफट कई लाइव स्ट्रीमिंग एप्स डाउनलोड किए। मैंने स्ट्रीमर्स को देखने की जहमत तक नहीं उठाई। पहले प्लेटफॉर्म पर घुसते ही मैंने सीधे 40 लाख युआन रिचार्ज किए। सिस्टम ने तुरंत 4 करोड़ वापस दिए। बिना हिचकिचाए मैंने 60 लाख और रिचार्ज किए। अकाउंट में 6 करोड़ और आ गए। मेरा बैंक बैलेंस अब 9.4 करोड़ युआन तक चढ़ चुका था। बेशक मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, ताकि किसी का फालतू ध्यान न खींचे। इसलिए मैंने बाकी के 10 लाख कुछ दूसरे लाइव स्ट्रीमिंग एप्स पर बांटकर खर्च किए और वहां भी कैशबैक ट्रिगर कर दिया। फिर मैंने आगे झुकते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया मैं बहुत जल्दी में हूँ, जितना तेज हो सके उतनी तेज पहुंचाओ, मैं आपको 5,000 युआन टिप दूंगा। ड्राइवर तो एकदम एक्साइटेड हो गया और जोर से हंसते हुए बोला, अरे सर जी, फिर तो आप बिल्कुल सही गाड़ी में बैठे हो। आज आपको दिखाता हूँ कि असली रेसिंग का उस्ताद किसे कहते हैं। अगले ही सेकंड टैक्सी किसी रॉकेट की तरह आगे भागने लगी। मैंने उससे लापरवाही से 5,000 युआन ट्रांसफर किए। सिस्टम ने मुझे 50,000 लौटा दिए। आधे घंटे से भी कम समय में मैं करीब 30 करोड़ युआन का रोटेशन कर चुका था। आम इंसान के लिए 30 करोड़ का मतलब है पूरी जिंदगी के लिए रिटायर हो जाना। पर अजीब बात थी, मुझे अभी भी तसल्ली नहीं मिल रही थी। सच तो ये है कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा टारगेट अब क्या बन चुका है। लगभग 20 मिनट बाद हम आखिरकार फेरारी के शोरूम पहुंचे। शोरूम का कांच का दरवाजा खोलकर जैसे ही मैं अंदर गया, एक महिला सेल्स पर्सन ने विनम्रता से मेरा स्वागत किया। नमस्ते सर, फेरारी सेल्स सेंटर में आपका स्वागत है। क्या आपने कोई मॉडल पहले से सोच रखा है। मैंने सिर हिलाया और शांत रहकर जवाब दिया, नहीं, पर आप यहाँ की कारों के बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए, मुझे अभी खरीदनी है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरा पूरा आउटफिट शायद 1,000 का भी नहीं था। फिर भी उसने एक नकली मुस्कान चेहरे पर लाई और एक कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर आप इसे देख सकते हैं, ये फेरारी 612 है। इसकी करंट प्राइस 57 लाख युआन है। मैंने अधीर होकर हाथ से इशारा किया और कहा, इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ये वाली डन करो, कार्ड स्वाइप करो, और हाँ, कुछ और कारें भी ढूंढो, मुझे वो सब भी चाहिए। सेल्स पर्सन पूरी तरह जम गई। मेरे साधारण हुलिये को देखकर उसे शायद लगा होगा कि कोई अकल्पनीय किस्मत अचानक उसके ऊपर बरस पड़ी है। मैंने आगे कहा, क्या आपके पास फेरारी 812, फेरारी F12, फेरारी 599, फेरारी 488, फेरारी F90, फेरारी 458 और फेरारी FF है। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, सर सारे मॉडल अभी स्टॉक में नहीं है, कुछ को दूसरी लोकेशन से ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैंने लापरवाही से सिर हिलाया, कोई बात नहीं, जो मॉडल मैंने बताए और ये 612 टोटल 8 कारें हुई। मुझे कोई ऑप्शन या कस्टमाइजेशन नहीं देखना, सबका टॉप मॉडल यानी हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन दे दो। कलर सिर्फ रेड और ब्लैक। टोटल प्राइस बताओ, मैं जल्दी में हूँ। सेल्स पर्सन ने तुरंत कैलकुलेटर उठाया और पागलों की तरह टाइप करने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, सर सिर्फ
कारों की लिस्टेड प्राइस ही नहीं बल्कि टैक्स, इंश्योरेंस और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन मिलाकर इन सभी गाड़ियों का टोटल बिल 5 करोड़ 30 लाख युआन हुआ है। मैंने अपने बैलेंस पर नजर डाली और शांति से कहा, एक एक करके खरीदना बहुत झंझट का काम है। ऐसा करो, इन सभी के 5 कंप्लीट सेट्स कर दो। सेल्स पर्सन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। ऐसा नहीं था कि उसने अमीर लोगों को फेरारी खरीदते नहीं देखा था, लेकिन लग्जरी सुपर कार्स को सब्जी मंडी की गोभी टमाटर की तरह खरीदना बिल्कुल डरावना और अकल्पनीय था। फिर मैंने अचानक पूछा, क्या आपके पास ला फेरारी है? उसने निराश होकर जवाब दिया, नहीं सर, ला फेरारी एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है, वो ग्लोबली पूरी तरह सोल्ड आउट हो चुकी है। मुझे ये सुनकर थोड़ा अफसोस हुआ, लगा कि ये कार मुझे नहीं मिल पाएगी। खैर, मैंने अपना कार्ड आगे बढ़ा दिया। आमतौर पर नॉर्मल बैंक कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट होती है, लेकिन इस सिस्टम की ताकत के आगे दुनिया का हर नियम बेमानी लग रहा था। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होने का नोटिफिकेशन बजा, सेल्स पर्सन की आंखों में मेरे लिए सम्मान पूरी तरह बदल गया। फेरारी शोरूम में रोज रोज कस्टमर्स नहीं आते थे, इसलिए आसपास की जितनी भी खाली बैठी सेल्स गर्ल्स थी वो सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई। हर कोई इस रहस्यमयी अमीर शहजादे के करीब आने की कोशिश कर रहा था। उनकी आंखों में मेरे वो सस्ते कपड़े भी अब क्लासी और ओल्ड मनी लुक का सिंबल बन चुके थे। जैसे ही वो 20 करोड़ से ज्यादा की रकम सफलतापूर्वक खर्च हुई, सिस्टम ने तुरंत मुझे 2.67 अरब युआन रिफंड कर दिए। पिछले बचे हुए बैलेंस को मिलाकर मेरे अकाउंट में अब करीब 2.7 अरब युआन का प्योर कैश बैठा हुआ था। मैंने टोटल 40 लग्जरी कारें ऑर्डर कर दी थी और हर एक सेल्स पर्सन मुझे ऐसे घेरे खड़ी थी जैसे मैं कोई साक्षात भगवान हूँ। यहाँ तक कि शोरूम का मैनेजर खुद मेरे लिए चाय लेकर आया और इतना झुककर मुस्कुरा रहा था कि मानो उसे डर हो कि कहीं उसकी तेज सांस लेने से भी मैं नाराज ना हो जाऊं। एक सेल्स पर्सन ने मुझे धीरे से याद दिलाया, मिस्टर गू, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन सभी गाड़ियों की डिलीवरी में लगभग 6 महीने का समय लगेगा। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, जैसे जैसे गाड़ियां आती जाएं, एक एक करके डिलीवर करते जाना। ये सुनते ही उसने राहत की सांस ली। आखिर 20 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर पर मिलने वाले कमीशन की वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे देखते ही मुझे समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी मिस्ट्रेस बनकर मुझसे मिलने वाला रैंडम पॉकेट मनी भी उसकी पूरी लाइफ बदल सकता था। अगर ये आज से पहले हुआ होता तो शायद मैं इन खूबसूरत लड़कियों से थोड़ी देर और बातें करता, लेकिन मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे। 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था और मेरे पास फालतू चीजों पर वेस्ट करने के लिए एक पल भी नहीं था। इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें भी मेरे इस मनी प्रिंटिंग मिशन के आगे साइड हो चुकी थी। एसएफएक्स फोन की वीआईपी रिंगटोन। तभी मेरा फोन बजा। हेलो, क्या मैं मिस्टर गू से बात कर रहा हूँ? मैंने कहा, हाँ, कौन? उधर से आवाज आई, नमस्ते मिस्टर गू, मैं कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट चिन युआन शान बोल रहा हूँ। सर, हमने आपके प्राइमरी अकाउंट पर अभी अभी 2.6 अरब युआन का एक ओवरसीज ट्रांसफर नोटिस किया है। चूंकि हमारे बैंक में आपका डिपॉजिट बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको ऑफिशियली अपने हाईएस्ट लेवल वीआईपी क्लाइंट बनने का इन्विटेशन देना चाहते हैं और आपको कई एक्सक्लूसिव सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। भले ही मेरा फोन स्पीकर पर नहीं था, पर उस शांत शोरूम में मैनेजर से लेकर हर सेल्स गर्ल्स ने एक एक शब्द साफ सुन लिया। सबके सब शॉक में जम गए, खासकर वो लड़की जिसने मुझे पहली फेरारी दिखाई थी। वो तो 20 करोड़ को ही बहुत बड़ी बात मान रही थी, पर 2.6 अरब युआन की बात सुनकर उसकी दुनिया ही हिल गई। लेकिन सच कहूं तो मुझे वीआईपी स्टेटस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे दिलचस्पी थी एक बैंक प्रेसिडेंट के पीछे की पावर और कनेक्शंस में। मैंने तुरंत कहा, प्रेसिडेंट चिन, वीआईपी वाली बात बाद में करेंगे, अभी मुझे एक मदद चाहिए। मुझे प्रॉपर्टीज खरीदनी है, लग्जरी फ्लैट्स, पेंट हाउस, विला, जितने आलीशान हो उतना अच्छा। क्या रियल एस्टेट में आपकी कोई पहचान या कनेक्शंस हैं? उन्होंने बेहद सावधानी और सम्मान से पूछा। जी बिल्कुल है सर, क्या आप अभी देखना चाहेंगे? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर प्रॉपर्टीज अच्छी हैं तो मैं ऑन द स्पॉट पूरा पेमेंट कैश में करूंगा। प्रेसिडेंट चिन तुरंत बोले, प्लीज मुझे बस कुछ मिनट दीजिए मिस्टर गू, मैं तुरंत लोगों से कॉन्टैक्ट करता हूँ। फोन कटने के बाद शोरूम का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब कोई सेल्स गर्ल जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। अगर मेरे पास सिर्फ कुछ करोड़ होते तो शायद वो अमीर घर में शादी करने के सपने देखती, पर जब उन्होंने सुना कि मेरे पास अरबों रुपए हैं और ये सिर्फ शुरुआत है, तो मैं उनकी पहुंच से बहुत ऊपर का देवता बन चुका था। मैंने जाते जाते मैनेजर से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसी कार है जिसे मैं आज ही ड्राइव करके ले जा सकूं? एक सेल्स पर्सन हड़बड़ाते हुए बोली, मिस्टर गू, आपकी सभी गाड़ियों में प्रीमियम कस्टमाइजेशन पैकेजेस शामिल हैं, इसलिए जो गाड़ी सबसे पहले तैयार हो पाएगी वो दोपहर 3 बजे तक मिल पाएगी। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, जो भी कार सबसे पहले रेडी हो मुझे तुरंत कॉल करना, फ्यूल टैंक भी फुल करवा देना और नंबर प्लेट नॉर्मल ही चलेगी। मुझे अभी कुछ और काम निपटाने हैं। मैनेजर और अनगिनत सेल्स गर्ल्स के बेहद भारी और रिस्पेक्टफुल एस्कॉर्ट के बीच मैं आखिरकार शोरूम से बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर आया, प्रेसिडेंट चिन का दोबारा फोन आ गया, मिस्टर गू, मैंने कई लोगों से बात कर ली है, बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए तैयार हैं, आप कहाँ मिलना चाहेंगे? मैंने टाइम देखा, दोपहर हो चुकी थी। अगर पॉसिबल हो तो मीटिंग अपने बैंक में ही रखवा लीजिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग दोपहर 3 बजे तक वहाँ पहुंच जाएं। प्रेसिडेंट चिन ने तुरंत कहा, आप जैसे सम्मानित गेस्ट की सेवा करना हमारे लिए गर्व की बात है, मैं तुरंत सारा अरेंजमेंट करता हूँ। फोन रखने से पहले मुझे एक और बात याद आई। मैंने जोड़ दिया, बाय द वे प्रेसिडेंट चिन, क्या आप किसी प्राइवेट लॉट मैन्युफैक्चरर या प्राइवेट जेट सेलर को जानते हैं? उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, आप प्लीज बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मिस्टर गू, कमर्शियल बैंक अपने एलीट क्लाइंट्स को टॉप टियर सर्विसेज देता है, आपको जो भी चाहिए हम सब अरेंज कर देंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बहुत बढ़िया, फिर दोपहर की मीटिंग में उनके लिए भी अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर दीजिए। भले ही अपॉइंटमेंट्स बात के लिए सेट थे, पर मेरे पास अभी भी कुछ घंटे बचे थे, जिसका सीधा सा मतलब था पैसा खर्च करना जारी रखना। शुक्र है कि वो पूरी सड़क लग्जरी कार शोरूम से भरी पड़ी थी। 500 मीटर से भी कम दूरी पर मैं एक पोर्श शोरूम में घुस गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वहाँ की मैनेजर पूरे सेल्स स्टाफ के साथ भागती हुई आई। नमस्ते मिस्टर गू, मैं यहाँ की मैनेजर स्वांग चिन, पोर्श में आपका स्वागत है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। बाहर फोन पर बात करते हुए जो 2 मिनट मैंने बिताए थे, उतने में फेरारी के लोगों ने पूरे लग्जरी कार डिस्ट्रिक्ट में खबर फैला दी थी। अब हर शोरूम को पता चल चुका था कि एक भयानक रूप से अमीर आदमी आया है, जिसने लापरवाही से करीब 30 करोड़ युआन खर्च करके फेरारी के 7 मॉडल्स के 5 सेट्स खरीद लिए हैं। किसी को मेरे खरीदने का लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। मैंने शांत रहकर पूछा, क्या आपके पास पोर्श के सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं? मैनेजर ने उत्साह में कांपते हुए कहा, जी हाँ मिस्टर गू, हम आपके लिए कोई भी पोर्श मॉडल अरेंज कर सकते हैं।
भले ही कुछ के लिए ट्रांसफर ऑर्डर्स लगाने पड़े। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, जितने भी प्रीमियम कस्टमाइजेशन पैकेजेस हैं सब लगा दो। बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन और हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन का यूज करना। मुझसे डिटेल्स मत पूछो, जो सबसे बेस्ट हो वो चुन लो। मैनेजर खुशी से लगभग कांपने लगी। एक लंबी कैलकुलेशन के बाद उसने रिपोर्ट दी, मिस्टर गू, सभी प्रीमियम कॉन्फ़िगरेशन मिलाकर टोटल बिल 5 करोड़ युआन हुआ है। इसमें 2 अलग अलग वर्जन्स की पोर्श 918, एक पोर्श 911 और एक केएन जीटी शामिल है। मैंने बिना पलक झपकाए अपना बैंक कार्ड फिर से निकाल दिया। 1 घंटे से भी कम समय में एक और हैरान परेशान स्टाफ के बीच से मैं पोर्श शोरूम से बाहर आ गया। 200 मीटर बाद मैंने लैम्बोर्गिनी में एंट्री की। बिल्कुल वही सीन दोबारा रिपीट हुआ। वहां मैंने लैम्बोर्गिनी रेवेंटन, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और लैम्बोर्गिनी वेनेनो रोडस्टर सिलेक्ट की। फुल कॉन्फ़िगरेशन के बाद टोटल प्राइस लगभग 4 करोड़ युआन आई और एक बार फिर मैंने उनके 5-5 सेट्स ऑर्डर कर दिए। मेरे अकाउंट से तुरंत 20 करोड़ युआन और गायब हो गए। मेरा बैलेंस थोड़ी देर के लिए 4.9 अरब से गिरकर 4.7 अरब हुआ, पर सिस्टम ने तुरंत मुझे 2 अरब से ज्यादा का रिफंड देकर मेरे टोटल एसेट्स को 6.72 अरब युआन पर पहुंचा दिया। हमेशा की तरह मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और बिना टाइम वेस्ट किए अगला स्टॉप मासेराती बनाया। वहां मैंने मासेराती ग्रैंड टूरिस्मो, मासेराती MC20, मासेराती क्वाट्रोपोर्टे, मासेराती कूपे और मासेराती ग्रैंड कैब्रियो चुनी। फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड टोटल 1.5 करोड़ युआन से ऊपर बैठा और मैंने बिना हिचकिचाए फिर से 5 सेट्स का दांव खेल दिया, जिससे टोटल 7.5 करोड़ युआन खर्च हुए। सिस्टम ने तुरंत मुझे 75 करोड़ युआन वापस किए और इस तरह दोपहर के 3 बजते बजते मेरी टोटल वेल्थ 7.4 अरब युआन तक जा पहुंची। आखिरकार मैं कमर्शियल बैंक पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही एक 40-45 साल के मिडिल एज आदमी ने रिस्पेक्टफुल स्माइल के साथ मेरी तरफ कदम बढ़ाए। मिस्टर गू, आपका स्वागत है। मैं चिन युआन शाह, कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट। मैंने हल्के से सिर हिलाया। प्रेसिडेंट चिन, आप बहुत विनम्र हैं। फिर हम दोनों अंदर चले गए। अंदर जाते हुए उनकी नजर मेरे हाथ में मौजूद आधे खाए हुए हैमबर्गर पर पड़ी तो वो थोड़ा झेपते हुए मुस्कुराए। मिस्टर गू, शायद हमें पहले खाना खा लेना चाहिए। मैंने तुरंत सिर हिलाया। अरे नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे पास समय बहुत कम है। उन्होंने हड़बड़ाकर जवाब दिया। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुरंत पास से आपके लिए एक सिंपल सा खाना मंगवा देता हूँ। मैंने लापरवाही से सिर हिलाया। ठीक है, कुछ भी सिंपल चलेगा। बिल्कुल सर, कोई परेशानी नहीं है। और वो मुझे बैंक के अंदर ले गए। चूंकि मैंने बहुत से लोगों को बुलवाया था, इसलिए वीआईपी कॉन्फ्रेंस रूम में कई गेस्ट्स पहले से ही वेट कर रहे थे। प्रेसिडेंट चिन ने खुद मेरे लिए चाय सर्व की और सबका इंट्रोडक्शन कराया। एक सिंपल राउंड की ग्रीटिंग्स के बाद मैंने रूम में चारों तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, सॉरी, आप सबको इतनी जल्दी में और इस तरह अचानक बुलाने के लिए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सब कुछ एक ही बार में हैंडल कर लिया जाए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी आगे की बातचीत से आप सब बहुत सेटिस्फाइड होंगे। वहाँ मौजूद हर शख्स एक मंजा हुआ बिजनेसमैन था, इसलिए ऐसी बातों पर किसी को गुस्सा नहीं आया। वैसे भी आने से पहले प्रेसिडेंट चिन ने उन्हें हिंट दे दिया था कि मैं एक बेहद खतरनाक लेवल का कैश बायर हूँ। मैं सीधे पॉइंट पर आया। चलिए प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। कई लोगों ने तुरंत तैयार किए गए मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स के बंडल आगे बढ़ा दिए। टोटल 30 से ज्यादा लग्जरी फ्लैट्स और विला थे। मैंने बहुत तेजी से सब कुछ पलटा। सच कहूं तो मुझे सिर्फ वहाँ के एनवायरनमेंट और प्राइसेस से मतलब था। यहाँ का हर प्रोजेक्ट शहर के सबसे फेमस और आलीशान डेवलपमेंट्स में से एक था और कीमतें आम इंसान की पहुंच से कोसों दूर थी। सबसे सस्ता फ्लैट भी 2 लाख युआन पर स्क्वायर मीटर से शुरू था और सबसे छोटा यूनिट 230 स्क्वायर मीटर का था। मुझे सब कुछ रिव्यू करने में लगभग 1 घंटा लगा और तब तक मेरे बगल में चावल सब्जी का एक पैक्ड मील चुपचाप लाकर रख दिया गया था। मैंने डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे और शांति से पूछा, अगर मैं आपकी ये प्रॉपर्टीज खरीदता हूँ तो मुझे क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने अपने ऑफर्स बताने लगे। ज्यादातर लोगों ने 3 साल के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस, यूटिलिटीज, हीटिंग फीस वेव ऑफ करने, फ्री पार्किंग स्पेस और 3 साल में 10 फुल हाउस क्लीनिंग सर्विसेज का ऑफर दिया। मैंने दिमाग में रफ कैलकुलेशन की। सबसे सस्ता लग्जरी फ्लैट 4.6 करोड़ युआन का था, जबकि सबसे महंगा विला पूरे 800 करोड़ युआन 80 मिलियन का था। टोटल 32 प्रॉपर्टीज थी, 25 लग्जरी फ्लैट्स और 7 विला, जिनकी कंबाइंड प्राइस 4.3 अरब युआन बैठ रही थी। अकाउंट में 7.4 अरब से ज्यादा होने की वजह से मुझे कोई डर नहीं था, बल्कि मैं एक्साइटेड था क्योंकि ये अकेला ट्रांजैक्शन सिस्टम के थ्रू मुझे 43 अरब युआन से ज्यादा वापस देने वाला था। बेशक रकम इतनी बड़ी थी कि कैश बैक बैचेस में आने वाला था। क्योंकि सब कुछ बहुत हड़बड़ी में अरेंज हुआ था, इसलिए सेलर सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स लाए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि डील आज ही क्लोज हो जाएगी। आखिर कौन सोच सकता था कि मेरे जैसा कोई इंसान सिर्फ तस्वीरें देखकर अरबों की प्रॉपर्टीज खरीद लेगा। खैर, एक फोन कॉल के बाद लोग तुरंत कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवर करने के लिए भागे। जब तक हम वेट कर रहे थे, मैं बगल में बैठे 3 यॉट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ मुड़ा। जेंटलमैन, जरा मुझे आपके मटेरियल्स भी देखने दीजिए। तीनों ने तुरंत दोनों हाथों से बड़े सम्मान के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ाए। पेपर्स पलटने के बाद मैंने सिर हिलाया। मुझे ये तीनों अवेलेबल यॉट्स पसंद हैं, मैं ये तीनों ले रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक और यॉट कस्टम बिल्ड करवाना चाहता हूँ। एक रिप्रेजेंटेटिव ने तुरंत कॉन्फिडेंस से स्माइल की। मिस्टर गू, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम बिल्ड नहीं कर सकते। मैंने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया और फटाफट अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखवानी शुरू कर दी। आधे घंटे तक डिटेल में डिस्कस करने के बाद मैंने आखिरकार कहा, मेरी रिक्वायरमेंट्स काफी मुश्किल हैं। आप तीनों आपस में कंपीट करके देख लीजिए कि ये ऑर्डर कौन ले सकता है। लगभग उसी समय प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए और मैंने तुरंत सब पर साइन करना शुरू कर दिया ताकि यॉट कंपनियों को आपस में डिस्कस करने का टाइम मिल सके। उसी समय मैंने प्राइवेट जेट कंपनियों के मटेरियल्स भी ले लिए। उन्हें देखने के बाद मेरी थ्योरियां थोड़ी चढ़ गईं। सच कहूं तो मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था, पर इसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। प्राइवेट जेट्स बेहद महंगे होते हैं और कोई भी रेडीमेड स्टॉक नहीं रखता। सब कुछ एडवांस कस्टमाइजेशन मांगता है। इसलिए मैंने फिर से अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बतानी शुरू कर दी, जबकि रिप्रेजेंटेटिव्स पीछे बैकस्टेज पागलों की तरह अपने मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट कर रहे थे। प्राइवेट जेट के लिए मेरी डिमांड्स भी बहुत एक्सट्रीम थी। जैसे जैसे मैं बोल रहा था, सब लोग फटाफट नोट्स ले रहे थे और अपनी कंपनियों को इन्फॉर्मेशन रिले कर रहे थे। इस बीच प्रेसिडेंट चिन बगल में बैठे बिल्कुल सुन्न दिखाई दे रहे थे। एक बैंक प्रेसिडेंट होने के नाते वो खुद को ऐसा इंसान मानते थे जिसने अनगिनत अमीर क्लाइंट्स देखे हैं, पर आज उनका पूरा वर्ल्ड व्यू बिखर चुका था। आम लोग आज भीती मार्केट में सब्जी खरीदते हुए भाव ताव करते हैं और यहाँ मैं अरबों युआन की डील्स ऐसे साइन कर
कर रहा था, जैसे आलू प्याज खरीद रहा हूँ। थोड़ी देर बाद यॉट कंपनियां किसी नतीजे पर पहुंची। उनमें से एक ने ऑफिशियली मेरा कस्टम यॉट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। जो यॉट मैंने मांगी थी उसकी टोटल कॉस्ट 2.5 अरब युआन आ रही थी। ग्लोबल स्केल पर भी वो दुनिया की सबसे आलीशान सुपर यॉट्स में शुमार होने वाली थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने पूरे 2.5 अरब युआन तुरंत ट्रांसफर कर दिए। फिर मैंने वो 3 रेडीमेड यॉट्स भी 40 करोड़ युआन में खरीद ली, जो मैंने पहले सिलेक्ट की थी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और बिना पलक झपकाए कार्ड स्वाइप कर दिया। मेरा बैलेंस टेम्पररी तौर पर गिरकर 7.22 अरब हुआ। पर यॉट मैन्युफैक्चरर के लिए ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक अविश्वसनीय चैलेंज था। जो यॉट मैंने मांगी थी वो इतनी विशाल और वर्ल्ड क्लास लग्जरी से लैस थी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सिर्फ टॉप टियर कंपनियों में ही इसे बनाने की काबिलियत थी। उनकी जैसी इंडस्ट्रीज में कई साल बिना किसी बड़े ऑर्डर के निकल जाते हैं, पर एक ऐसा बड़ा ऑर्डर उनके अगले कई सालों का खर्चा निकाल देता है। और इस अकेले 2.5 अरब के ट्रांजैक्शन से सिस्टम ने मुझे तुरंत 25 अरब युआन का रिफंड दे दिया। मेरे लिक्विड एसेट्स अब अकल्पनीय रूप से खतरनाक हो चुके थे। प्रॉपर्टीज और यॉट्स के बाद आखिरी बड़ा काम था प्राइवेट जेट। कई एविएशन कंपनियों के बीच डिस्कशन के बाद फाइनली ईस्टर्न एयरलाइंस ने मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। मेरी कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट्स इतनी कॉम्प्लेक्स और हाई एंड थी कि पूरी डिलीवरी में कम से कम 1.5 साल का समय लगने वाला था। आमतौर पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए ऐसी फ्लाइट्स को बनाने में 3-4 साल लगते हैं, पर मुझे वेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे फर्क पड़ रहा था बड़ा पैसा खर्च करने से। एक पूरा टॉप लेवल इंटरनेशनल लग्जरी प्राइवेट जेट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसकी फाइनल कस्टमाइज्ड प्राइस 3.5 अरब युआन तय हुई। जैसे ही मैंने साइन और पेमेंट कंप्लीट की, मेरे टोटल एसेट्स ने आखिरकार 100 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। कुल मिलाकर मेरे पास अब 103.7 अरब युआन से ज्यादा की संपत्ति थी। जब सब लोग वहां से निकले तो शाम के 7 बज चुके थे। मैंने अपने दुखते हुए माथे को मला और एक लंबी सांस ली। सच में सुबह 10 बजे से लगातार पैसा खर्च करना बेहद थका देने वाला काम था, खासकर दोपहर के वो नेगोशिएशंस, डिसीजंस और अंतहीन साइनिंग। मेरी थकी हुई शक्ल देखकर प्रेसिडेंट चिन ने रिस्पेक्टफुली स्माइल की और कहा, मिस्टर वू, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या मुझे आपको डिनर पर ले जाने का सम्मान मिल सकता है ताकि आप थोड़ा रिलैक्स कर सकें? मैंने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, चलिए। चिन युआन पूरे रास्ते बेहद हम्बल बने रहे। भले ही वो बैंक के प्रेसिडेंट थे, पर वो सिर्फ एक रीजनल ब्रांच के प्रेसिडेंट थे और उस वेल्थ के सामने जो मैं अब कंट्रोल कर रहा था, वो भी हमारे बीच का फासला अच्छे से समझ रहे थे। चलते चलते मैंने अचानक कहा, प्रेसिडेंट चिन, वॉशरूम कहाँ है? मुझे हाथ धोने हैं। वो खुद मुझे गाइड करते हुए वहां ले गए। जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर गया, मैंने नोटिस किया कि वो बाहर खड़े होकर बहुत तेजी से फोन निकालकर किसी को सीक्रेटली कॉल कर रहे थे। जब मैं बाहर आया तो वो तुरंत फिर से मुस्कुराए। मिस्टर वू, चलें। उनके लीड करने पर हम जल्द ही एक प्राइवेट रेस्टोरेंट पहुंचे। बैठने के बाद मैंने उनसे सीरियस होकर पूछा, प्रेसिडेंट चिन, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां सबसे तेजी से पैसा खर्च होता है? वो थोड़ी देर के लिए रुके, फिर बोले, अगर बहुत बड़े अमाउंट की बात करें तो लग्जरी घड़ियां, कलेक्टिबल आर्ट और टॉप टियर ज्वेलरी बेहद एक्सपेंसिव कैटेगरीज हैं। मैंने थोड़ा सिर हिलाया। इसके अलावा कुछ और? थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने जोड़ा, अगर विशुद्ध रूप से बहुत तेजी से पैसा ठिकाने लगाना है तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट शायद सबसे फास्ट तरीका है। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। अच्छा, तो क्या इस वक्त कोई ऐसी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हैं? मैं देखना चाहूंगा। अगर पोटेंशियल हुआ तो शायद मैं उन्हें सपोर्ट कर सकूं। चिन युआन शांत तुरंत मुस्कुराए। मिस्टर वू, पूरे देश में इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रही कंपनियों की कोई कमी नहीं है। फिल्म एंड टेलीविजन एंटरटेनमेंट, इंटरनेट मीडिया, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हर इंडस्ट्री में अनगिनत कंपनियां फंडिंग की राह देख रही हैं। मैंने शांति से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तो फिर फिल्म एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन मीडिया, मेडिसिन, हेल्थ केयर और एजुकेशन ट्रेनिंग की कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करने में मेरी मदद कीजिए। बेशक वो कंपनियां बिल्कुल बेकार नहीं होनी चाहिए, वरना अगर उनका स्केल ही छोटा हुआ तो मैं बड़ा अमाउंट कैसे इन्वेस्ट कर पाऊंगा? मैंने ये जानबूझकर कहा था, मेरे लिए कंपनी का सक्सेसफुल होना या फेल होना मायने नहीं रखता था। जब तक मैं पैसा खर्च कर रहा था, सिस्टम मुझे उसका 10 गुना वापस देने ही वाला था। चिन युआन शान ने सीरियस होकर सिर हिलाया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मिस्टर वू, डिनर खत्म होते ही मैं तुरंत लोगों से कांटेक्ट करता हूँ। इस तरह हमारे बीच एक और एग्रीमेंट हो गया। फिर मुझे अचानक एक और बात याद आई। वो हाँ, मुझे एक पूरा कमर्शियल स्काईस्क्रेपर, गगनचुंबी इमारत भी खरीदना है। क्या आसपास किसी का इसे बेचने का इरादा है? ये सुनकर चिन युआन शान भी थोड़े सन रह गए। मिस्टर वू, पूरा कमर्शियल स्काईस्क्रेपर खरीदना कोई छोटी बात नहीं है। इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होगी। अगर आपको सच में चाहिए तो मुझे बहुत ध्यान से लोगों से कांटेक्ट करना होगा, और सच कहूं तो बहुत कम लोग पूरी बिल्डिंग बेचने के लिए तैयार होते हैं। अचानक उनकी आंखें ऐसे चमकी जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। वेट, अगर कोई ऐसी न्यूली कंप्लीटेड बिल्डिंग हो जिसने अभी ऑफिशियली ऑपरेशन शुरू नहीं किए हैं, तो क्या वो चलेगी? मैंने तुरंत से हिलाया। हाँ बिल्कुल चलेगी। रिनोवेशंस और मॉडिफिकेशंस मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ये सुनते ही उन्होंने फटाफट कहा, इस केस में मैं असल में एक बिल्डिंग को जानता हूँ। कुछ साल पहले एक कंपनी ने हमारे बैंक से बहुत बड़ा लोन लेकर एक ट्विन टावर स्काईस्क्रेपर प्रोजेक्ट खड़ा किया था। वो दोनों टावर्स आपस में जुड़े हुए हैं और उनका डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स है। उसमें कमर्शियल एरियाज, ऑफिसेज, होटल्स, अपार्टमेंट्स और कई मिक्स्ड यूज सेक्शंस शामिल हैं। वो प्रोजेक्ट पिछले महीने ही कंप्लीट हुआ है और मैंने सुना है कि वो अभी इंटीरियर्स का काम करवा रहे हैं। मुझे बस एग्जैक्ट सिचुएशन का पता नहीं है। मैंने उन्हें बीच में ही टोक दिया, मुझे डिटेल से कोई मतलब नहीं है। मुझे वो पूरा का पूरा खरीदना है। प्रेसिडेंट चिन, उनसे पूछिए अगर डील सही बैठती है तो मैं इसे तुरंत परचेज कर सकता हूँ। चिन युआन शान ने सिर हिलाया और ऑन द स्पॉट कॉल लगा दिया। चेयरमैन लू, हेलो, इतनी रात को कॉल करने के लिए सॉरी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? दूसरी तरफ से एक बेबस हंसी आई। ओल्ड चिन, क्या तुम लोन रीपेमेंट के लिए कॉल कर रहे हो? फिक्र मत करो, जैसे ही बिल्डिंग ऑफिशियली ओपन होगी, रेंटल इनकम से हम सब चुका देंगे। चिन युआन शान ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं असल में ये पूछने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि क्या आपका टावर्स को बेचने का कोई इरादा है? उधर से आवाज थोड़ी कॉशियस हो गई। बेचने का? चिन युआन शान ने बात जारी रखी, मेरे पास अभी एक बेहद पावरफुल क्लाइंट बैठे हैं। मैं ओरिजिनली उन्हें ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता था, और अगर आपका बेचने का कोई इरादा नहीं है तो फिर रहने दीजिए। जैसे ही उसने पावरफुल क्लाइंट सुना, चेयरमैन लू की टोन तुरंत बदल गई। वेट जी, वेट वेट, कितने पावरफुल है वो? चिन युआन शान ने शांति से कहा, मैं ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता, पर इतना बता सकता हूँ कि वो दोनों टावर्स को ऑन द स्पॉट कैश में खरीद सकते हैं। चेयरमैन लू दूसरी तरफ बिल्कुल खामोश हो गए। अगर उन्हें तुरंत पूरे फंड्स रिकवर करने का मौका मिल रहा था तो
बेचना उनके कई करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। थोड़ी देर बाद वो सावधानी से बोले, ऐसा करते हैं ओल्ड चिन, मैं कल बाकी लोगों से डिस्कस करके बताता हूँ। पर चिन युआन शान ने मेरी तरफ देखा और तुरंत जवाब दिया, क्लाइंट ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर डिस्कशन आज रात हो सकता है तो वो कल सुबह 10 बजे से पहले सब कुछ फाइनलाइज कर देंगे, लेकिन अगर सुबह 10 बजे के बाद की बात है तो वो कहीं और देख लेंगे। चेयरमैन लू हैरान रह गए, ओल्ड चिन क्या मजाक कर रहे हो? स्काईस्क्रेपर्स कोई ऐसे खरीदता है क्या? डिसीजन के लिए सिर्फ एक रात, मजाक बंद करो। चिन युआन शान ने शांत होकर कहा, मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ, इस क्लाइंट ने सिर्फ आज के दिन में करीब 11 अरब युआन कैश खर्च किए हैं। जैसे ही चेयरमैन लू ने ये सुना उनकी सांसें बदलने लगी। बाकी सब छोड़ भी दें तो जो इंसान लापरवाही से एक दिन में 10 अरब से ज्यादा कैश उड़ा सकता है उसके पास भयानक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी। ऐसा आदमी उनके साथ कोई गेम नहीं खेलेगा। पर फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाले को इतनी जल्दी क्यों है। बिल्डिंग्स खरीदने में तो हफ्तों की इंस्पेक्शंस, नेगोशिएशंस, इवैल्यूएशंस और लीगल रिव्यूज होते हैं, पर ये मिस्टीरियस बायर नॉर्मल बिजनेस लॉजिक को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। आखिर में चेयरमैन लू ने एक बेबस सांस ली, ठीक है मुझे 1 घंटा दो, मैं तुम्हें बैक कॉल करता हूँ। फोन कटने के बाद मैंने अपना माथा हल्का सा दबाया और याद दिलाया, वो हाँ प्रेसिडेंट चिन, उन इन्वेस्टमेंट कंपनियों को मत भूलना। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया, मैं अभी एक ग्रुप मैसेज भेजकर देखता हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां फिलहाल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हैं। इस पॉइंट पर मेरी वेल्थ 100 अरब युआन पार कर चुकी थी और मैं इस पैसे को आइडल छोड़ने का कोई चांस नहीं ले सकता था। भले ही सिस्टम कल बंद हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स अपने आप में वर्थ इट थे, क्या पता फ्यूचर में इनमें से कुछ बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो जाए। खैर जैसे ही चिन युआन शान ने मैसेज भेजा उनका फोन पागलों की तरह बजने लगा। 10 सेकंड से भी कम समय में किसी का कॉल आ गया, प्रेसिडेंट चिन, जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी पोस्ट की है क्या वो सच है? चिन युआन शान ने शांति से कहा, मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल सच है और वो क्लाइंट फिलहाल मेरे बगल में ही बैठे हैं। दूसरी तरफ का बंदा एकदम एक्साइटेड हो गया, तो फिर कल सुबह मैं खुद आकर कोऑपरेशन डिस्कस करना चाहूंगा। चिन युआन शान ने मेरी तरफ देखा और मेरे हल्के से सिर हिलाने पर कहा, कल सुबह ठीक 8 बजे अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाइए। उधर से आवाज आई, थैंक यू प्रेसिडेंट चिन, थैंक यू सो मच। इसके बाद कॉल्स का सिलसिला थमा ही नहीं। 1 घंटे से भी कम समय में चिन युआन शान ने कम से कम 20 कॉल्स अटेंड किए, जो सबके सब इन्वेस्टमेंट्स या पार्टनरशिप्स के लिए थे। बाकी लोग तो कॉल लाइंस बिजी होने की वजह से मैसेजेस स्पैम कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद चेयरमैन लू का दोबारा फोन आया, प्रेसिडेंट चिन, सबसे डिस्कस करने के बाद हम टावर्स बेचने के लिए तैयार हैं, पर कुछ टेनेंट्स किराएदारों के साथ पहले से साइन एग्रीमेंट्स हैं, तो वो इश्यूज आपके क्लाइंट को खुद रिजॉल्व करने होंगे। मैंने हाथ से इशारा किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिन युआन शान ने तुरंत जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल सुबह ठीक 7 बजे सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। थोड़ी और फॉर्मल बातचीत के बाद फोन कर गया। अपने फोन पर अनरीड मैसेजेस की बाढ़ को देखकर चिन युआन शान सिर्फ एक बेबस मुस्कान मुस्कुरा सके। फिर मुझसे सावधानी से पूछा, मिस्टर वू, बहुत सारे लोग हैं, मैं किन किन को कंफर्म करूं? मैंने आराम से पीछे टेक लगाई और कहा, उनसे कह दो जो लोग आज रात फ्री हैं वो आज रात ही मुझसे मिल सकते हैं। जो आज रात नहीं आ सकते उन्हें कल सुबह 9 बजे पहले हर हाल में पहुंचना होगा। 9 बजे बाद आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 बजे के बाद मुझे कुछ और काम हैंडल करने हैं और मेरे पास किसी भी चीज को देखने का टाइम नहीं होगा। हालांकि वो बेहद क्यूरियस थे कि मैं सुबह 10 बजे के बाद ऐसा क्या करने वाला हूँ, पर चिन युआन शान ने समझदारी दिखाते हुए कुछ नहीं पूछा। उन्होंने चुपचाप सिर झुकाया और सबको रिप्लाई करना शुरू कर दिया। काफी देर होती देखकर उन्होंने सजेस्ट किया, मिस्टर वू, क्यों ना हम लोकेशन चेंज कर लें? इसके बाद वो मुझे खुद एक प्राइवेट क्लब हाउस के एंट्रेंस पर ले गए। मिस्टर वू, ये हमारे ही क्लाइंट का प्राइवेट क्लब है। अंदर एंटरटेनमेंट एरियाज, लाउंजेस, मसाज और शांत प्राइवेट रूम्स हैं, जहां बाद में बिजनेस डिस्कस करना भी कन्वीनियंट रहेगा। उनके लीड करने पर मैं रूम नंबर 66 में पहुंचा। हमारे अंदर घुसते ही वहां मौजूद हर शख्स तुरंत खड़ा हो गया। चिन युआन शान मुस्कुराए और मेरा इंट्रोडक्शन कराया, जेंटलमैन, ये है मिस्टर वू, आज रात के कुबेर। भले ही मैं उम्र में छोटा था, पर उनकी आंखों में मैं साक्षात चलता फिरता पैसा था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे हर एक उद्योग की गहरी समझ नहीं थी, पर मैं कुछ सेक्टर्स का फ्यूचर साफ देख सकता था। हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे फील्ड्स समाज बदलने पर भी कभी खत्म नहीं होने वाले थे। एंड में मैंने दर्जनों कंपनियों और कॉर्पोरेट ग्रुप्स में इन्वेस्ट किया और टोटल करीब 30 अरब युआन खर्च कर दिए। स्वाभाविक रूप से सिस्टम ने तुरंत मुझे 300 अरब युआन वापस लौटा दिए। मीटिंग्स का ये सिलसिला रात के 3-4 बजे तक बिना रुके चलता रहा, जिसके बाद ही मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने का मौका मिला, पर मैं ज्यादा देर सो नहीं पाया। चिन युआन शान ने मुझे फिर से जगा दिया, मिस्टर वू, बैंक चलने का समय हो गया है, कई रिप्रेजेंटेटिव्स पहले से ही वहाँ वेट कर रहे हैं। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लिए मैं उनके पीछे पीछे वापस कमर्शियल बैंक आ गया। चेयरमैन लू अपनी सेक्रेटरी और डॉक्यूमेंट्स के एक भारी भरकम बंडल के साथ पहले से मौजूद थे। मैंने लापरवाही से फाइल्स ली और सिर्फ की सेक्शंस पर नजर डाली। चूंकि मैं इस जगह को अपना फ्यूचर हेडक्वार्टर बनाने का प्लान कर रहा था, इसलिए बाहर के किसी भी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट या टेनेंट को वहां रहने देने का सवाल ही नहीं उठता था। एंड में मैंने वो ट्विन स्काईस्क्रेपर्स पूरे 30 अरब युआन में खरीद लिए। सिस्टम ने पलक झपकते ही मुझे फिर से 300 अरब का रिफंड दे दिया। इसके टॉप पर मैंने वहां मौजूद बाकी अलग अलग कंपनियों में 20 अरब युआन और इन्वेस्ट कर दिए। सुबह के ठीक 9:50 तक मैं आखिरी कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर चुका था। फिर मैंने वॉशरूम जाने का एक बहाना बनाया। कुछ ही मिनटों बाद वॉशरूम के सन्नाटे में वो जानी पहचानी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में आखिरी बार गूंजी। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, सिस्टम अब ऑटोमेटिकली अनबाउंड हो रहा है। इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। आपकी आगे की जिंदगी मंगलमय हो। मैं पहले से जानता था कि ये मोमेंट आने ही वाला है। कोई भी चमत्कार हमेशा के लिए नहीं टिकता, इसलिए मैंने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम्हारा सफर सुरक्षित हो दोस्त। अगले ही सेकंड टैक्सीटॉम का एहसास हवा में धुएं की तरह धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी फीलिंग्स को संभाला और बिल्कुल शांत होकर कॉन्फ्रेंस रूम में लौट आया। इन 24 घंटों में सिस्टम की मदद से मैंने लिक्विड कैश एसेट्स के रूप में 823.7 अरब युआन से ज्यादा का अमाउंट इकट्ठा कर लिया था, और इसमें वो फिक्स्ड एसेट शामिल नहीं थे जो अब मेरे नाम पर थे। मेरे पास दर्जनों विला और लग्जरी फ्लैट्स थे, 100 से ज्यादा सुपर कार्स थी, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट यॉट्स, लगभग 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स और वो 2 विशालकाय स्काईस्क्रेपर्स। अब अगर किसी दिन मैं सब कुछ दबाकर बर्बाद भी हो जाऊं तो भी सिर्फ इन एसेट्स को बेचकर मेरे पास सैकड़ों अरब रुपए बचे रहेंगे। मीटिंग्स फाइनली खत्म हुई। मैं खड़ा हुआ और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, थैंक यू प्रेसिडेंट चिन, आपकी इस कड़ी मेहनत के लिए। क्योंकि यहाँ का सारा काम खत्म
खत्म हो चुका है और मुझे कुछ और मैटर्स हैंडल करने हैं, इसलिए मैं अब निकलना चाहूंगा। जिन युआन शान ने तुरंत रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, बिल्कुल मिस्टर वू, आप जैसे बिजी इंसान के पास स्वाभाविक रूप से कई इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे, मैं आपको बाहर तक एस्कॉर्ट करता हूँ। बैंक से निकलने के बाद मैं आखिरकार अपना सामान पैक करने अपने पुराने किराए के अपार्टमेंट पर आया। सच कहूँ तो वहाँ ऐसा कुछ था नहीं जो पैक करने लायक हो। मैंने लापरवाही से अपने मकान मालिक को कॉल लगाया, अंकल लू, मैं रूम खाली करने का प्लान कर रहा हूँ। बूढ़े मकान मालिक ने तुरंत एक गहरी सांस ली। अरे शाओगू, क्या इन दिनों कुछ दिक्कत चल रही है क्या बेटा? किराए की फिक्र मत कर, अभी तू वहीं रह, जब सैलरी आ जाए तब दे देना। आजकल बाहर वैसे भी रूम्स बहुत महंगे हैं। उनकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। नहीं अंकल लू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया है, इसलिए अब मुझे रेंट पर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुरंत जोर से हंसे। अरे वाह बदमाश, लगता है तू सच में बहुत अमीर हो गया। मैंने जवाब दिया, मैं अपना सामान पैक करके आपके दरवाजे के पास छोड़ दूंगा और बचा हुआ किराया मैं बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। उन्होंने कहा, चल ठीक है, थैंक्स शाओगू। इन सब चीजों को हैंडल करने के बाद मुझे लिंग जियान की याद आई और मैंने उसे बैक कॉल किया। फोन उठाते ही वो सीधा चिल्लाया, अबे साले, क्या तमाशा है ये? मैं कल से तेरे कॉल का वेट कर रहा हूँ। मैं हल्का सा हंसा, बस यार थोड़ा काम में बिजी था। लग रहा है तेरा मूड काफी अच्छा है आज। उसने कहा, मूड अच्छा क्यों नहीं होगा भाई, मेरे सारे कर्जे लगभग खत्म हो गए हैं, पर सीरियसली बता, तूने ऐसा क्या किया और मुझे इतने पैसे क्यों ट्रांसफर किए? मैंने लापरवाही से पूछा, क्या तूने अपने सारे कर्जे चुका दिए? उसने जवाब दिया, हाँ भाई, टोटल करीब 2 लाख थे, अब बस 20,000 बचे हैं। मैंने कहा, बहुत बढ़िया। वो तुरंत बात पर वापस आया, नहीं सच बता हुआ क्या है, मुझे तेरे वो 2 लाख लौटाने हैं। मैंने सिर हिलाया, कोई जल्दी नहीं है, जब पैसे हो तब दे देना, और ना भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने एक रैंडम बहाना बना दिया, असल में कुछ साल पहले मैंने कुछ बिटकॉइन खरीदे थे, बस कल ही उन्हें बेचा तो अचानक बहुत पैसा आ गया। वो पूरी तरह हैरान होकर हंसा, भाई साहब, मतलब तू तो सच में बड़ा आदमी बन गया। उसने बेबसी से हंसते हुए आगे कहा, चल बहुत बढ़िया हुआ, अब अच्छे से रहना और मेहनत से जिंदगी जीना। मैं धीरे से मुस्कुराया, हाँ भाई, तू भी अपना ख्याल रखना, हम दोनों को अच्छे से जीना है। उसने कहा, चल बेभावुक मत हो, मैं काम पर जा रहा हूँ, रख। हम दोनों हंसे और फोन रख दिया। SFX62, कॉल कटने की बीप और एक सुकून देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी यूएस ऑफिस बिल्डिंग की तरफ घुमा दी, जहां मैं पहले काम किया करता था। उस दौर में मैं बस एक आम सा ऑफिस वर्कर था जो हर दिन जिंदगी के थप्पड़ खाते हुए गुजरता था, पर अब सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। जाहिर है, सबसे पहला काम जो मुझे करना था वो था इस्तीफा देना। मैं सीधा अपने सुपरवाइजर मैनेजर ली के पास पहुंचा और कहा, मैनेजर ली, मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। वो एकदम से चौंक गए, उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी और उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम आज सुबह काम पर भी नहीं आए, कोई दिक्कत हो गई है क्या? मैं एकदम शांत रहकर बोला, नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ वक्त पहले मैंने थोड़े बिटकॉइन खरीदे थे, हाल ही में उन्हें बेचा तो अच्छे पैसे मिल गए, बस इसीलिए अब नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। हमारे बीच कोई ड्रामा या लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इसीलिए मैनेजर ली ने बड़ा सीधा और साफ रास्ता अपनाया और फोन मंजूरी दे दी। उसके बाद मैंने अपने साथियों को अलविदा कहा, अपना रेजिग्नेशन लेटर जमा किया और बड़े सुकून से कंपनी से बाहर निकल आया। उधर मेरे पीछे ऑफिस के कुछ लोग अभी भी बड़े चटखारे लेकर गॉसिप कर रहे थे कि अरे यार, तुम लोगों को पता है मैंने अभी नीचे क्या देखा? गपचांग नीचे एक फेरारी ड्राइव करते हुए निकला है। उनके इस झटके को पूरी तरह इग्नोर करते हुए मैं सुकून से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले गया, क्योंकि अब मेरे पास पैसा था। इसीलिए मैंने तय किया कि अब से मैं सच में अपनी जिंदगी को एंजॉय करना शुरू करूंगा। सबसे पहला काम तो जाहिर तौर पर यह था कि मैं अपना पूरा हुलिया बदल दूं, लेकिन जब बात हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स की आती थी तो सच कहूं तो मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आता था। मैंने तो यहाँ तक सुन रखा था कि कुछ स्टोर्स में घुसने से पहले एसेट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, जो सुनने में ही बेहद झंझट भरा लगता था, लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमीर लोग अपनी परेशानियां प्रोफेशनल्स को हीरे करके हल करते हैं और मेरे मामले में सबसे आसान जरिया था मेरा बैंक। मैंने तुरंत फिर से चीन युआन शन को कॉल लगाई और पूछो, प्रेसिडेंट चिन, क्या आपका बैंक बड़े हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स के साथ कोऑपरेट करता है? प्रेसिडेंट चीन ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मिस्टर गू शेंजो एम्पायर कमर्शियल बैंक की पहुंच इस एम्पायर के लगभग हर यूएस इंडस्ट्री तक है, जहां तक आप सोच सकते हैं। मैंने सर हिलाते हुए कहा, मैं कुछ लग्जरी चीजें खरीदना चाहता हूँ, जरा अपने पार्टनर से कांटेक्ट कीजिए और देखिए कि कौन सी जगह सबसे सही रहेगी। चिन युआन शन ने तुरंत कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने एक स्पेशलिस्ट को आपके साथ भेजे देता हूँ, वो अक्सर लग्जरी मर्चेंट्स के साथ हाई काम करते हैं और सब कुछ बड़ी प्रोफेशनलिज्म से संभाल लेंगे। क्या ये ठीक रहेगा? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल सही है, मैं आपके मैसेज का इंतजार करता हूँ। फोन काटने के 3 मिनट से भी कम वक्त में मेरा फोन फिर से बज उठा। एक अनजान नंबर से कॉल था। मैंने पूछा हेलो, तो सामने से आवाज आई, हेलो मिस्टर गू, मैं मांगशु हूँ, कमर्शियल बैंक से प्रेसिडेंट चीन ने मुझे आपके लिए शॉपिंग कंसल्टेंट के तौर पर अरेंज किया है। कल रात डिनर के दौरान हमारी थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी। उसका नाम सुनते ही मुझे तुरंत याद आ गया और मैंने कहा, अच्छा तो तुम हो? मांगशु ने फटाफट आगे बोलते हुए कहा, अगर आप लग्जरी गुड्स खरीदना चाहते हैं तो मैं इंटरनेशनल मिक्सी मॉल रिकमेंड करूंगी, वहाँ सारे बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं और ओवरऑल क्वालिटी लाजवाब है। मैंने हल्के से सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, वहीं चलते हैं, मैं खुद ड्राइव करके ए रहा हूँ और रास्ते में बैंक पड़ेगा तो तुम मेरे साथ ही चल सकती हो। ये सुनते ही उसकी आवाज में हल्की सी एक्साइटमेंट आ गई और वो बोली, इसमें आपको थोड़ी जहमत उठानी पड़ेगा एमआरबू, पर आपकी मदद करना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। आखिरकार उसने कल रात अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, अन लग्जरी गाड़ियों से लेकर अन स्काईस्क्रेपर्स और अरबों के इन्वेस्टमेंट्स तक। वो पूरे वक्त चीन युआन शन के बराबर में खड़ी चाय परोस रही थी और डॉक्यूमेंट संभाल रही थी। उसने मुझ जैसा सुपर रिच इंसान पहले कभी नहीं देखा था और अब मेरा उनकी जिंदगी में आना उनके लिए खुला
मौका लग रहा था। सवाल बस इतना था कि क्या वो इस मौके को लपक पाएगी। कुछ हाई मिनटों में मैं बैंक के नीचे पहुंच गया। उसके कार में बैठने से पहले ही मैंने चुपके से उस एक बार ऊपर से नीचे तक देखा, पर अब जला वो मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी थी तो मैं उस और साफ देख पा रहा था। मांगशू का काद लगभग 168 सेंटीमीटर था और उसका फिगर बेहद आकर्षक था। हाई हील्स के साथ वो आराम से 172 सेंटीमीटर तक पहुंच रही थी। उसके बॉडी प्रोपोर्शंस बिल्कुल परफेक्ट थे। साथ ही साथ वो भी चुपके से मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। मेरे कपड़े अभी भी वही आम सस्ते ब्रांड्स के थे जिन्हें मैंने कुछ सौ युआन में खरीदा था, जो मेरे सुपर रिच स्टेटस के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। बेशक उसकी आंखों में ये चीज अब लोग की लग्जरी का एक नया सिंबल बन चुकी थी। ड्राइविंग करते हुए मैंने आमतौर पर पूछा, तुम लग्जरी गुड्स के बारे में काफी कुछ जानती लगती हो। मांगशू ने धीरे से सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मेरे काम में शेंग के कई लग्जरी ब्रांड्स के साथ कोऑपरेशन शामिल रहता है और मुझे खुद भी ये सब चीजें पसंद हैं, तो काफी कुछ जानकारी हो गई है। जल्द ही हम इंटरनेशनल मिक्सी मॉल पहुंच गए। कार से उतरने के बाद हम दोनों एक दूसरे को चुपके से आते जाते देखते हुए कंधे से खंडा मिलाकर चलने लगे। मांगशू की लंबी टंगे और उनका एलिगेंट फिगर रास्ते में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। इस बीच वो मेरे बारे में हर छोटी डिटेल का ध्यान से एनालिसिस कर रही थी। फिर उन्होंने एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर वू, आपने पहले जिक्र किया था कि आप मेंस क्लोथिंग और लग्जरी वॉचेस खरीदना चाह रहे हैं। इस हिसाब से मैं हर्मीज, अरमानी और ज़ेग्ना जैसे ब्रांड्स रेकमेंड करूंगी। ये बिजनेस और कैजुअल दोनों स्टाइल्स को बेहतरीन तरीके से बैलेंस करते हैं और आप जैसे यंग सक्सेसफुल मन पर बहुत अच्छे लगेंगे। रही बात वॉचेस की, तो पटेक फिलिप और वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन बेहतरीन चॉइसेस हैं। मैंने कहा, ठीक है, चलो देख लेते हैं। उनके गाइडेंस में हम ज़ेग्ना के स्टोर में एंटर हुए। स्टाफ ने तुरंत बड़ी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया और पूछो, मिस्टर वू, वेलकम, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए कुछ स्टाइल्स रेकमेंड करूं? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मेरे बॉडी शेप के हिसाब से 4 सेट्स तैयार करो। डू बिजनेस स्टाइल और डू कैजुअल। स्टाफ ने कहा, बिल्कुल एमआरकू, बस 1 मिनट इंतजार कीजिएगा। आखिर में मैंने स्टोर के अंदर ही एक कैजुअल आउटफिट पहन। मैंने सिर्फ ज़ेग्ना से ही नहीं खरीदा, बल्कि हर्मीज, डियोर, अरमानी और बाकी लग्जरी ब्रांड से भी कई कपड़े सिलेक्ट किए। कुल मिलाकर सिर्फ कपड़ों का खर्चा ही लगभग 1.5 मिलियन युआन ए गया। कपड़े बदलने के बाद जाहिर है मेरा अगला प्लान एक घड़ी खरीदना था। कई ऑप्शंस देखने के बाद आखिरकार मैंने वो घड़ी चुनी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, पटेक फिलिप की ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन सीरीज 6300 G010। स्वाभाविक है कि इसकी कीमत भी उतनी ही होश उड़ाने वाली थी, 3.15 मिलियन युआन। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कार्ड स्वाइप कर दिया। मेरे बराबर में खड़ी मांगशू की आंखों में साफ जलन और हसरत दिख रही थी। वो साफ तौर पर खुद ऐसी ही आलिशान जिंदगी जीने के सपने देखती थी। मुझे इस तरह पानी की तरह पैसा बहाते देख उसके अंदर के जज्बात और उलझ गए कॉर्पोरेट ढंग से। पटेक फिलिप के स्टोर से निकलने के बाद मैंने वक्त देखा। दोपहर के बाद का वक्त हो चुका था। मैंने आम ढंग से पूछो, क्या आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है? मुझे तुम्हारी इस मेहनत के बदले तुम्हें लंच ट्रीट करनी चाहिए। मांगशू ने फटाफट जवाब देते हुए कहा, पास ही में एक बहुत ही प्यारा वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, हालांकि वो काफी महंगा है। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट, चलते हैं फिर। वो रेस्टोरेंट सच में बेहद महंगा था। मैंने मेनू पर एक सरसरी नजर डाली और देखा कि 2 स्टेक्स की कीमत हाई कई हजार युआन थी, पर अब मैं बस एक अमीर होने के एहसास का लुत्फ उठा रहा था, तो जाहिर है मुझे कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार खाना चाहे जितना भी महंगा हो, वो मेरे अन अरबों खरबों के खजाने को तो खत्म नहीं कर सकता था। लंच जैसे जैसे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था, मांगशू अभी तक मेरे साथ कोई सच में नजदीकी रिश्ता बनाने में नाकाम रही थी और उसके अंदर की बेचैनी साफ दिख रही थी। आखिरकार मैं अभी ऑफिशियली उसकी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं था। बैंक के सभी 10 प्राइवेट बैंकिंग असिस्टेंट्स मेरी तवज्जो पाने के लिए आपस में मुकाबला कर रहे थे। अगर उसने आज ये मौका गवा दिया तो शायद कल कोई दूसरी औरत उसकी जगह ले लेती। मुझे सुकून से खड़ा देख मांगशू ने आखिरकार अपना मन बना ही लिया। वो साफ तौर पर इस बात पर यकीन नहीं करती थी कि कोई भी मर्द लालच से पूरी तरह बच सकता है। इस बीच मैं अभी सोच ही रहा था कि दोपहर में मुझे सबसे पहले किस विला का दौरा करना चाहिए। तभी मुझे टेबल के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने स्वाभाविक तौर पर मांगशू की तरफ देखा। उसने अपनी आंखें हल्की सी नीचे झुका रखी थी और उसके खूबसूरत चेहरे पर साफ घबराहट दिख रही थी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये स्टेक काफी महंगा है। ये सुनते ही मांगशू के गाल एकदम से लाल हो गए। वो साफ समझ गई कि मेरे कहने का क्या मतलब था। फिर उसने आखिरकार अपनी पूरी हिम्मत जुटियाई और ध्यान से कहा, मिस्टर वू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेन न्यूज शांति से देखते हुए कहा, मैं डेट नहीं करता। उसने हल्के से अपने होठ काटे और धीमी आवाज में बोली, मैं आपकी लवर बनकर रह सकती हूँ और मैं अभी भी एक वर्जिन हूँ। सच कहूँ तो मैं थोड़ा हैरान था। मैंने पहले ऐसी अफवाहें सुन रखी थी कि बैंकिंग, नर्सिंग और एंटरटेनमेंट जैसी इंडस्ट्रीज में कितना रायता फेरा होता है, खास करके ऐसे अनस्पोकन रूल्स को लेकर। मांगशू के इस फुली और फिगर को देखकर मुझे सच में इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि उसने पहले कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। शायद मेरी हैरानी को भांपते हुए उसने तुरंत सफाई दी, मिस्टर वू, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे वेरीफाई करने के लिए हॉस्पिटल भी ले चल सकते हैं। उसका इतने कॉन्फिडेंस से बोलना देखकर मुझे उसकी बात पर थोड़ा यकीन होने लगा। आखिरकार कोई बिना बात के इतना बड़ा दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा, नहीं तो बाद में पकड़ा जाता। मैंने फिर उसकी तरफ एक क्यूरियस नजर से देखा और पूछो, सच कहूँ तो मुझे इस बात की ज्यादा हैरानी है कि तुम जैसी लड़की ने आज तक खुद को किसी के हवाले क्यों नहीं किया। तुम्हारे तो लाइन लगाकर आशिक रहे होंगे। मांगशू ने धीरे से सर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले डेट किया है, पर मैंने कभी वो आखिरी लाइन क्रॉस नहीं की। मैं खुद को इतनी आसानी से किसी को नहीं सौंपना चाहती थी। और हाँ, मेरे पीछे बहुत से परस्यूअर्स थे, पर मैं उनके इरादे अच्छे से समझती थी। वो सिर्फ मेरी शक्ल और बॉडी को पसंद करते थे, मुझे एक इंसान के तौर पर नहीं। मुझे शादी से पहले नाज़दीकियों से कोई परहेज नहीं है। बस मुझे डर था कि कहीं मैं किसी गलत इंसान को अपना सब कुछ ना दे बैठूं। एक बाल रुकने के बाद उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और साफ साफ इकरार किया, असल में मैं एक बहुत हाई रियलिस्टिक लड़की हूँ। जो मुझे चाहिए वो है पैसा और एक बेहतरीन जिंदगी। मैं ऐसी आजादी चाहती हूँ जहाँ मैं जो पसंद आए खरीद सकूँ, जहाँ मन करे घूम सकूँ और मुझे कभी काम की चिंता ना करनी पड़े। अफसोस की बात यह है कि मेरे अंदर खुद ये सब हासिल करने की काबिलियत नहीं है। उसका ये एक्सप्लेनेशन सुनकर मैं उसके विचारों को और साफ समझ गया। वो आगे बड़ी शांति से बोलती रही, मैं इस बात को नहीं चुकी कि मैं मटेरियलिस्टिक हूँ, पर
और मैं जानबूझकर किसी आम इंसान को ठेस नहीं पहुंचती। मिसाल के तौर पर मेरे जो परस्यूअर्स थे, अगर उनकी कंडीशंस मेरे स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाती थी तो मैंने कभी उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं किया। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि ये नामुमकिन है और मैंने कभी उनका पैसा भी कबूल नहीं किया। सच कहूँ तो उसके इस हिस्से ने मुझे थोड़ा इम्प्रेस किया। अगर उसने दूसरों को इमोशनली मैनिपुलेट करके पैसे लिए होते तो बाद में मामला काफी गंदा हो सकता था, पर उसकी बातों से लगा कि उसने पूरे वक्त एक साफ बाउंड्री बनाए रखी थी। शुरुआत से ही मांगशियू ने अन्य मर्दों को बड़े साफ और सीधे ढंग से माना किया था। इस तरह अगर वो फ्यूचर में किसी अमीर मर्द को ढूंढ भी लेती तो पीछे कोई उलझा हुआ इमोशनल रायता नहीं बचा रहता। सच में आसी डिसाइसिवनेस काफी तारीफ के काबिल थी। फिर उसने अचानक एक हल्की सी घबराहट भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और ध्यान से पूछो, ब्रदर गू, क्या आपको लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ? मांगशियू साफ तौर पर एक बहुत ही समझदार औरत थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसे क्या चाहिए, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि वो जानती थी कि विकी यूज क्या बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ ऐसी ही औरतें ये अच्छे से समझती इनकी एक मर्द को कैसे कंफर्टेबल रखना है। मेन यूज एकदम शांत होकर देखा और कहा, मैं पहले तुम्हें एक पोर्च खरीद कर दूंगा, साथ ही तुम्हारे रहने के लिए टेम्परेरी एक घर का इंतजार करवा देता हूँ। बाकी सब कुछ तुम्हारी अपनी काबिलियत पर डिपेंड करता है। ये सुनते ही मांगशियू की आंखें एकदम से चमक उठी और वो बोली, ब्रदर गू, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह ओबीडियंट रहूंगी, मैं बहुत अच्छे से बिहेव करूंगी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो इसे अभी एक ट्रायल पीरियड समझ लेते हैं, पर अगर बाद में बात नहीं भी बनी तो भी मैं तुम्हें एक ब्रेकअप फी जरूर दूंगा। जाहिर है वो सो कॉल्ड ब्रेकअप फी एक तरह का हशमनी था, ताकि वो बाद में चारों तरफ ये न कहती फायर की मैंने उसके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। मांगशियू ने तुरंत एक ओबीडियंट बच्चे की तरह सर हिलाया और बोली, ठीक है ब्रदर गू, मैं पूरी तरह आपकी बात मानूंगी। फिर मैंने आम ढंग से कहा, मैं आज दोपहर को कुछ घरों का दौरा करने का प्लान बना रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मेरे साथ चलो। उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, मैं भी ब्रदर गू का नया घर देखना चाहती हूँ। सिर्फ यूएस से लंच का खर्चा 20,000 युआन से ज्यादा आया था और हमने बस आम ढंग से ही खाना खाया था। बिल को देखकर मांगशियू ने अंदर ही अंदर एक ठंडी आ भरी। उसकी महीने की सैलरी मुश्किल से 10,000 युआन के ऊपर थी, जो यहाँ के एक वक्त के खाने के बराबर भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। मेन टेम्पररी रहने के लिए एक आम सा लग्जरी फ्लैट चुन लिया। सच कहूँ तो इस तरह एक खूबसूरत औरत का मेरे साथ होना एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में मैंने पहले सिर्फ सपने देखे थे। तब मैं बस एक आम सा नोबडी था, पर अब ये आसी जिंदगी किसी तरह हकीकत बन चुकी थी। मैं जिंदगी के इस अचानक बदलाव को देखकर अंदर ही अंदर हैरान था। इस बीच मांगशियू भी अपनी पोजीशन को अच्छे से समझ रही थी, पर उसके लिए ये बात कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती थी। बैंकिंग में काम करने की वजह से उसने पहले ही कई अमीर मर्दों को देखा था। वो ऊपर से देखने में सभी बड़े कामयाब और इज्जतदार लगते थे, पर पर्सनली उनमें से लगभग कोई भी वफादार नहीं था। यहाँ तक कि सबसे शरीफ दिखने वाले अमीर लोग भी अपने आसपास कम से कम 3 औरतें तो रखते। आखिरकार माहौल ही इंसान को बदल देता है। उसकी बड़ी खिड़की के पास खड़े होकर मांगशियू शांति से बाहर की यूएस चमकती हुई सिटी को घूर रही थी, जैसे कहीं खो गई हो। मैं उसके पास गया और ध्यान से पूछा, क्या सोच रही हो? उसने स्काईलाइन को देखते हुए क्वाइटली जवाब दिया, ये शहर कितना कामयाब और आलिशान है, पर आम लोग अपनी पूरी जिंदगी जिद्दोजहद में गुजर देते हैं, फिर भी कभी इस शहर का हिस्सा नहीं बन पाते। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शिनजिन सच में बहुत आलिशान है, पर सच कहूँ तो ये एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट की तरह है। अगर तुम गरीब हो तो ये तुम्हें नीची नजर से दिखता है, पर अगर तुम अमीर हो तो ये तुम्हें दुनिया की हर आलिशान से आलिशान चीज का मजा चखा देगा। मांगशियू ने मुझे बड़े बेबस होकर देखा। जो एक खूबसूरत रोमांटिक माहौल उन्होंने बनाया था, वो मेरे इस बेबाक और कड़वे शब्दों की वजह से एक झटके में गायब हो गया। वो धीरे से आगे बढ़ी और मेरे बराबर में बैठ गई। हल्के से मेरे सीने से लपटे हुए उसने अपना हाथ मेरी कमर पर लपेट लिया। उसके जिस्म से एक हल्की और बेहतरीन खुशबू ले रही थी, जिसने कुदरती तौर पर मेरे अंदर के जज्बातों को जागा दिया। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और पूछा, तुम्हें ये घर कैसा लगा? मांगशियू ने शांति से जवाब देते हुए कहा, ये एक सपने की तरह खूबसूरत है। मुझ जैसा इंसान अपनी पूरी जिंदगी काम करे तो भी ऐसी जगह खरीदने की औकात नहीं रुक सकता। मैंने शांत आवाज में कहा, तो फिर अब से यही रहो। अगर तुम अगले 3 साल तक मेरे साथ रह सकी तो मैं ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। जैसे ही उसने ये सुना, उसके दिल की धड़कन एकदम से तेजी से भागने लगी। उसके सामने खड़े इस मर्द के सिर्फ एक सेंटेंस ने उसकी पूरी किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। अब फ्लैट यूजर्स बड़े शहर में सिर्फ जिंदा रहने के लिए कभी मरने मारने वाली जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगा, ना हाई यूज एक आम अपार्टमेंट खरीदने के लिए दशकों तक घिसना पड़ेगा। दोपहर में हम दोनों ने थोड़ी देर आराम किया, जिसके बाद मैं धीरे से उठा और अंदाई ली और कहा, चलो चलते हैं, कुछ खाते हैं। फिर मैंने उसकी तरफ एक मायने के हिस्स नजर डाली, मुस्कुरा दिया और बोला, शायद हमें कुछ ऐसी चीज खानी चाहिए जो ताकत दे। मुझे चिंता है कि कहीं तुम बहुत ज्यादा थक ना जाओ। ये सुनते ही मांगशियू के गाल फिर से एकदम लाल हो गए। जल्दी हम दोनों ने कपड़े बदले और धीरे से गाड़ी लेकर बाहर निकल गए। डिनर के दौरान मांगशियू आखिरकार वो सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक पाई जो उसने काफी वक्त से दबा रखा था, ब्रदर गू, मेरे अलावा आपकी जिंदगी में और कितनी औरतें हैं? मैंने आम ढंग से जवाब देते हुए कहा, अभी तो कोई नहीं है, बस तुम ही हो। ये जवाब सुनकर वो सच में दंग रह गई। उसने पहले से ये मान रखा था कि मेरे आसपास पहले से ही कई औरतें होंगी, और उसने तो ये चिंता भी शुरू कर दी थी कि वो उनसे कैसे कम्पीट करेगी। उस बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास कोई दूसरा नहीं है। इस बात ने उस सच में बहुत बड़ा झटका दिया। साथ ही साथ उसके दिल में एक अजीब सा प्रेशर भी महसूस हुआ। ये जलन नहीं थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम वक्त से जानते थे, पर फिर भी किसी चीज ने यूज अंदर से टच किया था। बाद में यूएस रात जब मैं बाथरूम में था, उसने चुपके से अपने फोन पर कुछ चीजें सर्च की, जैसे हाउ टू मेक योर बॉयफ्रेंड हैप्पी और 100 डिलिशियस डिशेस मैन लव। लगता है उसने आसी किताबें पहले खरीदी थी, पर कभी सीरियस होकर नहीं पढ़ी थी, क्योंकि वो हमेशा काम में बिजी रहती थी।
पर अब उसे अचानक लग रहा था कि ये सब चीजें उसके दिमाग में बेहद जरूरी हैं। उसका एक बात पर पक्का यकीन था, ऐसा कोई मर्द नहीं है जो नर्म और केयरिंग औरतों को पसंद न करे। जिन औरतों को लोग ग्रीन टी गर्ल्स कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि बुरी हो। आखिरकार वो सो कॉल्ड अच्छी लड़कियां हमेशा एक मर्द की परवाह करती हैं, इस बात की चिंता करती हैं कि उस ठंड तो नहीं लग रही या वो थक तो नहीं गया, उसके हर फैसले की इज्जत करती हैं और यूट्री यूज हमेशा स्पेशल फील करवाती हैं। कौन सा ऐसा मर्द होगा जिसे ये एहसास पसंद नहीं आएगा? यहाँ तक कि मैं भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। बाद में यूएस रात बिस्तर पर मेरे बराबर में लेटे हुए मांगशु ने अचानक मुझे कास के पकड़ लिया और धैर्य से बोली, अगर फ्यूचर में आपके पास कोई दूसरी औरत ये भी जाए तो प्लीज मुझे मत छोड़ना, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसकी यूएस नर्म आवाज, यूएस मासूम चेहरे और अननम आंखों के इस जादू के आगे लगभग कोई भी मर्द खुद को रोक नहीं पाता। सच कहूँ तो मैं उसके विचारों की इस गहराई को देखकर थोड़ा हैरान था, पर आखिरकार उसने मुझे अपना सबसे पहला वक्त दिया था। जब तक वो कोई बड़ी गलती नहीं करती, मैं जाहिर है उसके साथ बुरा सलूक नहीं करने वाला था। मैंने हल्के से उसके बालों को छुआ और शांति से कहा, जब तक तुम बात मानोगी और कोई गलती नहीं करोगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने मुझे और कास की गले लगा लिया। थैंक यू ब्रदर गू। ब्रदर गू सबसे अच्छे हैं। जब हम बाद में रात को होटल लौटे तो हमारे बीच का माहौल पहले से कहीं ज्यादा नेचुरल हो चुका था। पहले का एक्सपीरियंस होने की वजह से हमारा दूसरा राउंड पहले वाले से कहीं ज्यादा इंटेंस था और इस बार मांगशु खुद भी पहले से बहुत कम नर्वस लग रही थी। अगले दिन कई मेरी आंख खुली, वो पहले ही काम पर जा चुकी थी। मेरे फोन में अभी भी उसके भेजे हुए कई मीठे मैसेजेस पड़े जो वो जाने से पहले छोड़ गई थी। सच कहूँ तो मैं अभी भी एक अमीर लाइफस्टाइल का पूरी तरह आदी नहीं हुआ था। ना कोई काम, ना कोई अलार्म, ना कोई प्रेशर। जब मन करे सो जाओ, जो मन करे वो करो। अभी भी ये सब कुछ मुझे लगभग एक हसीन सपने जैसा लग रहा था। तभी मुझे अचानक एक चीज याद आई। आज अन स्काईस्क्रेपर्स का सर्वे करने का परफेक्ट मौका था जिन्हें मैंने खरीदा था। आखिरकार मैंने अनडू ट्विन टावर्स पर 30 बिलियन युआन खर्च किए थे। उन्हें एक बार ढंग से देखने ना जाना तो बेवकूफी होती। वो टावर्स वांगफू रिवर के किनारे बड़े आलिशान ढंग से खड़े थे जो सीधा बादलों को छू रहे थे। जब मैं उनके नीचे खड़ा हुआ और ऊपर की तरफ देखा तो मेरे अंदर अचानक एक नया जुनून और एम्बिशन जाग उठा। धीरे धीरे अनविशाल बिल्डिंग्स के अंदर घूमते हुए, उनके लेआउट्स और डिजाइन्स को देखते हुए मेरे दिमाग में फ्यूचर के बड़े प्लान्स बनने शुरू हो गए। मैंने धीरे धीरे अन ट्विन टावर्स दिए एक पूरा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में तय कर लिया। पहले 4 फ्लोर्स एक विशाल लग्जरी शॉपिंग सेंटर बनेगा जो बड़े ब्रांड्स और सुपरमार्केट से भरा होगा। फ्लोर्स 5 से 7 रेस्टोरेंट्स, जिम्स, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज और लेजर स्पेसेस शामिल होंगे। 8th फ्लोर के ऊपर सब कुछ मेरे फ्यूचर बिजनेस एम्पायर के लिए ऑफिसेज, एम्प्लॉय डॉर्मेटरीज और बिजनेस रिसेप्शन एरियाज के तौर पर उस होगा। रही बात मेरे अपने ऑफिस की, तो मैं यूज टॉप फ्लोर के पास रखूंगा जहां से मैं नीचे बहती हुई पूरी नदी के नजारे को देख सकूं। अब फ्लैट जॉन एक जनरल डायरेक्शन तय हो चुकी थी, तो अगला सवाल था एक बेहद काबिल डिजाइन और रेनोवेशन कंपनी ढूंढने का। ये सोचते ही मैंने तुरंत चीन युआन शन को कॉल लगाई और पूछा, प्रेसिडेंट चेन, क्या आप किसी मजबूत इंटीरियर डिजाइन और रेनोवेशन कंपनी को जानते हैं? मैं अपनी अंडू बिल्डिंग्स को पूरी तरह से रिमॉडल करना चाहता हूँ। ये सुनकर चीन युआन शन अचानक हल्के से हंसने लगे और बोले, मिस्टर गू, क्या आपने यूएस दिन खुद एक आईशिहाई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था? मैं एक बार के लिए ठिठक गया, फिर मुझे आखिरकार याद आया। आज दिन मैंने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे कि मुझे उनमें से आधे भी ढंग से याद नहीं थे। पर उनके याद दिलाने के बाद मुझे धुंधला सा याद आया कि जिस कंपनी में मैंने बड़े शेयर होल्डर के तौर पर इन्वेस्ट किया था वो असल में एक डिजाइन कंपनी हाई थी। फटाफट अपने कॉन्टैक्ट्स को चेक करते हुए मैंने आखिरकार वो नंबर ढूंढा, कॉल लगाया और पूछो, अगर मुझे सही याद है तो मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना? दूसरी तरफ से आवाज एकदम से बेहद एक्साइटेड हो गई। बिल्कुल चेयरमैन गू, आप फिलहाल 35% ओनरशिप के साथ हमारी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। मैंने हल्के से सर हिलाते हुए कहा, अच्छा है, मैंने हाल हाई में चेयरमैन लोसिडू स्काईस्क्रेपर्स खरीदे हैं और मैं चाहता हूँ कि उन्हें पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन और रेनोवेट किया जाए। मैनेजर ने बहुत एक्साइटेड होकर जवाब दिया, चेयरमैन गू, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये हमारी अपनी कंपनी आपके इस प्रोजेक्ट को संभाल रही है। आप पूरी तरह से फैंग साइन बेपरवाह रह सकते हैं। बस आप हमें अपने आइडियाज बताइए और हम सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने शांति से कहा, पहले अपनी सबसे बेहतरीन टीम को भेजो जो अन बिल्डिंग्स का सर्वे करे, उसके बाद मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स और रिक्वायरमेंट्स उन्हें समझा दूंगा। मैनेजर बोला, चेयरमैन गू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पर्सनली कंपनी के सबसे बेहतरीन डिजाइनर्स और इंजीनियर्स को आपके प्रोजेक्ट के लिए अरेंज करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारी इस मेहनत के लिए शुक्रिया। रेनोवेशन का मामला हल करने के बाद मैंने आखिरकार थोड़ा सुकून की सांस ली। मैं काफी वक्त से लगातार बिजी था जिसके चलते मैं मेंटली काफी थक चुका था। इसलिए मैंने सीधा लिंग जन को कॉल लगाई और उस बर्बेक्यू के लिए बाहर बुलाया। जैसे ही उसने फोन उठाया वो तुरंत गाली देने लगा, साले तेरा बाप अभी भी काम पर बैठा है। मैंने हेस्ट हुए जवाब दिया, ज्यादा नाटक मत कर, काम बैंड कर और सीधा पुराने बर्बेक्यू वाले ठिकाने पर पहुंच। मैं वहां तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जब मैं ड्राइव करके वहां पहुंचा तो दोपहर के 5 बज चुके थे और गेट तक मैं ढंग से बारबेक्यू शॉप पर सेटल हुआ। तब तक लगभग 7 बजने को आए थे। कुछ 10 मिनट बाद लिंगजान धीरे धीरे अपने छोटे से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर वहां पहुंचा। बैठे ही उसने आम ढंग से मेरी तरफ एक सिगरेट उछली और बोला, भाई मान गए, अमीर होने के बाद तू सच में बदल गया है। अब फ्लैट तो तेरे साथ बर्बेक्यू सेटअप भी आलिशान लगता है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अमीर कहना सही शब्द नहीं होगा, बस अब थोड़े पैसे हैं मेरे पास। फिर मैंने आम ढंग से बात आगे बढ़ाई, तू अपना सारा कर्ज चुका चुका है ना? पर जिंदगी में ऐसी बहुत सी जगह होती है जहाँ पैसा पानी की तरह बह जाता है। अगर तू ढंग से बचा कर रखेगा, धीरे धीरे एक घर और गाड़ी खरीदेगा तो तेरी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। लिंगजैन ने बेबस होकर ठंडी आह भरते हुए कहा, भाई अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी पक्का घर और गाड़ी खरीद लेता, पर अगर पैसा काफी ना हो तो उस ढंग से बचा कर रखना चाहिए और बिना बात के खर्च नहीं करना चाहिए। आजकल पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मैंने आम ढंग से हाथ हिलाते हुए कहा, चिल कर, मैंने काफी बिटकॉइन बेचे हैं। मैंने पहले ही बहुत सारे घर और गाड़ियां खरीद ली हैं और उसके बाद भी मेरे पास काफी सेविंग्स बची हैं। ये सुनकर वो लगभग खांसते खांसते बचा और बोला, तेरी तो साले ट्यून यूएस वक्त कितने बिटकॉइन खरीद रखे रहा। मैंने हेस्ट में कहा, खुद अंदाजा लगा। लिंगजान ने इमोशनली आह भरते हुए कहा, सच में यार, तेरी जिंदगी तो एक ही रात में पूरी पलट गई। घर, गाड़ी, पैसा, अब तो बस एक बीवी की कमी है और तेरी जिंदगी
जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट हो जाएगी। ये सुनते ही मैंने तुरंत नाक भौं में सिकोड़ी और कहा, शादी? भाड़ में जाए शादी। लिंग जान कंफ्यूज होकर बोला, क्या हुआ? तू सच में जिंदगी में कभी शादी न करने का प्लान बना रहा है क्या? मैंने बीर का एक घुट लेते हुए जवाब दिया, सच कहूँ तो इस बात के काफी चांसेस हैं कि मैं इस लाइफ टाइम में कभी शादी नहीं करूंगा। लिंग जान ने पूछो, ऐसा क्या हो गया? क्या किसी टॉक्सिक लड़की ने तेरा दिल तोड़ दिया? मैंने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे बस लगता है कि आजकल के दौरान में शादी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जरा समाज को देख, इसके अलावा मुझे शादी की जरूरत ही क्या है? ये फ्लैट मेरे पास ऐसा है, अगर मुझे साथ चाहिए तो मैं कुछ लवर्स रख सकता हूँ या किसी एक को लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाकर रख सकता हूँ। नो मैरिज मतलब कोई उलझी हुई जिम्मेदारियां नहीं, कोई खत्म न होने वाला स्ट्रेस नहीं। क्या ये सबसे आसान रास्ता नहीं है? लिंगजान जोर से हिस्ट हुए बोला, बात तो सही है साले, जब शादी का खर्चा एक गर्लफ्रेंड रखने से कहीं ज्यादा हो जाए और बदले में इमोशनल सुकून भी कम मिले तो कौन बेवकूफ शादी करना चाहेगा? फिर उसने अचानक मेरी तरफ एक शक भरी नजर से देखा और पूछो, रुक, मुझे ये मत बताना कि तू पहले ही शुरू कर चुका है। मैंने आम ढंग से सर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक है। लिंगजान बोला, तेरी तो तू बहुत तेज निकला रही। हम दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि हमारे बीच अब कोई राज नहीं बचा था सिवाय यूएस सिस्टम के। फिर उसने अचानक पूछो, तो अब तेरा क्या करने का प्लान है? तू अपनी नौकरी तो छोड़ ही चुका है ना? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, तो फिर क्या? तू सच में अब कभी काम ना करने का प्लान बना रहा है? मैंने हल्के से हेस्ट हुए कहा, मैं काम करूं या ना करूं अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपनी बाकी बची जिंदगी में बिना सोचे समझे भी खर्च करूं तो भी मैं अपना सारा पैसा खत्म नहीं कर पाऊंगा। लिंगजान ने ड्रामा करते हुए आ भरते हुए कहा, मुझे तो जलन हो रही है यार, उधर मुझे हर दिन एक कुत्ते की तरह काम करना पड़ता है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछो, चाहता है मैं तेरी थोड़ी मदद स्पॉन्सर कर दूं? पर उसने तुरंत अपना सर हिलाकर माना कर दिया, नहीं भाई, मैं धीरे धीरे खुद काम करना पसंद करूंगा। वैसे भी मैं अभी किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर किसी दिन मैं सच में जिंदा न रह पाया तो मैं तुझसे मदद मांग लूंगा। मैंने गंभीरता पूर्वक सर हिलाते हुए कहा, जब भी तू कहेगा मैं पक्का तेरी मदद करूंगा। फिर उसे अचानक कुछ याद आया, ओ हाँ, जो 220,000 युआन तुम मुझे दिए थे उनमें से मेरे पास अभी भी 30 या 40,000 बचे हैं, मैं उन्हें तुझे वापस ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने हेस्ट हुए कहा, अपने पास ही रख, अपने लिए कुछ खरीद लेना। लिंगजान ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं ज्यादा शरीफ नहीं बनूंगा। मैंने आंखें घूमते हुए कहा, हमारे रिश्ते में शरीफ बनने का क्या फायदा? बारबेक्यू खत्म करने के बाद हम दोनों रोड के किनारे खड़े होकर थोड़ी देर और बातें करते रहे। लिंगजान मेरी फेरारी को पूरी हसरत से घूर रहा था और बोला, तेरी तो तू अब सीधा फेरारी चला रहा है। मैंने आम ढंग से मुस्कुराते हुए पूछो, बुरा नहीं है ना? क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? पर उसने तुरंत हाथ हिलाकर माना कर दिया, छोड़ यार, मेरा ये छोटा स्कूटर भी मेरे लिए परफेक्ट है। जल्द ही उसके लिए एक टैक्सी आ गई और वो वहां से निकल गया। उसके थोड़ी देर बाद वो नाइट लाइफ कंसल्टेंट भी वहां पहुंच गया जिससे मैंने पहले कांटेक्ट किया था और उसने पूछो, हेलो मिस्टर गू, आज रात आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैंने यूएस चमकती हुई सिटी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे XXO बार ले चलो। XXO बार शेंजन का एक बेहद हाई प्रीमियम और शोर शराबे से भरा क्लब था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, तेज बास और धूम धमक ने पूरे माहौल को घेर लिया। नियॉन लाइट्स हर तरफ चमक रही थी और वहाँ मौजूद लोग पूरी तरह से म्यूजिक के नशा में डूबे हुए थे। नाइट लाइफ कंसल्टेंट मुझे सीधा एक आलिशान वीआईपी बूथ पर ले गया जो पूरे क्लब के सबसे बेहतरीन स्पॉट पर था, जहाँ से पूरा डांस फ्लोर और डीजे कॉन्सोल साफ नजर ए रहा था। बैठे ही मैंने आम ढंग से कहा, यहाँ की सबसे बेहतरीन शैंपेन और ड्रिंक्स ले आओ। कंसल्टेंट ने बड़े अदब से सर हिलाया और तुरंत ऑर्डर प्लेस करने निकल गया। कुछ ही देर में हमारी टेबल पर महंगी ड्रिंक्स की एक लंबी लाइन लग गई। ऐसे प्रीमियम क्लब्स में जब कोई वीआईपी बूथ पर इतना बड़ा खर्चा करता है तो आसपास की नजरें अपने आप यूएस तरफ घूम जाती हैं। कई लड़कियां जो वहाँ घूम रही थी उन्होंने मेरी टेबल पर महंगी ड्रिंक्स को देखकर आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इस बूथ पर कोई बहुत हाई अमीर यंग मास्टर बैठा है। जल्द ही 2-3 खूबसूरत लड़कियां ध्यान से मुस्कुराती हुई मेरी टेबल के पास आई और उनमें से एक ने आगे बढ़कर बड़े नरम ढंग से पूछो, हैंडसम, क्या हम यहाँ आपके साथ बैठ सकते हैं? मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और हल्के से मुस्कुराकर हाथ से बैठने का इशारा किया। वो तुरंत खुश होकर मेरे बराबर में बैठ गई और मेरे लिए ड्रिंक पूर करने लगी। वो बातें करने में काफी माहिर थी और मुझे स्पेशल फील करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। उनके साथ ड्रिंक्स पीते और बातें करते हुए मुझे पहली बार इस मनी पावर का एक अलग ही नशा महसूस हो रहा था। वो लड़कियां लगातार मुझसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने के लिए बेचैन थी, पर मेरे दिमाग में अभी भी मांगशु का वो मासूम और ओबीडियंट चेहरा घूम रहा था। हालांकि ये लड़कियां देखने में काफी अट्रैक्टिव थी, पर इनमें वो बात नहीं थी जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मुतासिर कर सके। कुछ घंटे वहां मजा करने और लगभग 1 लाख युआन का बिल चुकाने के बाद मैं अन लड़कियों को वहीं छोड़कर धीरे से उठा और क्लब से बाहर